सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस सभी को प्रॉपर आ रही होगी। तो मेरा नाम विकास है और मेरे साथ आप लोग सीटेट ईवीएस पीवाईक्यू सीरीज बूस्टर सीरीज का ये नया लेक्चर मैं लेके आया हूँ। क्लास 9 है ये हमारी, और आज हम नया लेक्चर शुरू करेंगे और नया टॉपिक। और मैं कुछ नई चीज़ें इसमें और ऐड ऑन की हैं जो आपको ईवीएस की और बेसिक और कोर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप कराने में हेल्प करेगा। तो हमने जो प्रीवियस क्लासेस ली हैं, आपने अगर वो नहीं देखी है हमारे चैनल नॉलेज हब पे, तो आप उनको जाके पहले देख लीजिए। बाकी आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज मैंने थोड़ी अपनी पीपीटी अलग तरीके से बनाई है और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। हु इज़ कॉमनली कॉल्ड द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा गया है किसको कॉमनली बर्डमैन कहा गया है इंडिया का। सलीम अली, एम एस स्वामीनाथन, एम सी मेहता या राफेल एमर्सन। तो इसका हम देखते हैं अपना सही ऑप्शन, और इसके आंसर्स भी आज मैं जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा आंसर का एक्सप्लेनेशन लिख के लाया हूँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा मदद मिले। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, सलीम अली। तो डॉक्टर सलीम अली वाज एन एस्टीम्ड इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं ये। और ऑर्निथोलॉजिस्ट हमारे वो होते हैं जो बर्ड्स के ऊपर स्टडी करते हैं, एंड नेचुरलिस्ट हैं। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू कंडक्ट सिस्टमैटिक बर्ड सर्वे अक्रॉस द कंट्री, राइटिंग सेमिनल गाइड बुक दैट पॉपुलराइज्ड ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी बर्ड सर्वे। यही सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने कंडक्ट किया सिस्टमैटिक बर्ड सर्वे पूरी कंट्री में, और एक गाइड बुक लिखी, और वो पूरी पॉपुलराइज हुई है इंडिया में। ठीक है, तो जो हमारे एम एस स्वामीनाथन, जो हमारा एक ऑप्शन इसमें गिवन है, वो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं होगा। और जो हमारा एम सी मेहता है वो प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटल लॉयर्स हैं। तो हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, हु इज़ कॉमनली कॉल्ड द बर्डमैन ऑफ इंडिया, सलीम अली। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सलीम अली इज़ द करेक्ट आंसर। एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के हैं, एम सी मेहता वो हमारे इन्वायरमेंटल लॉयर हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु सेड अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। ऐसा किसने कहा था, जो पृथ्वी है वो सब कुछ प्रोवाइड करवा सकती है एक आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पर उसके लालच को पूरा करने के लिए नहीं चीज़ें प्रोवाइड करा सकती। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है टैगोर, गांधी जी, तीसरा ऑप्शन नेहरू, और डी है नन ऑफ दीज। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है, द करेक्ट आंसर इज बी, गांधी जी। गांधी जी ने नीड और ग्रीड को एक तराजू में रख के बताया, जिसमें था दिस आइकॉनिक कोट एंड encapsulate the core philosophy of sustainable resource management. It highlights the nature carrying capacity is sufficient for human equity but fundamentally cannot sustain overconsumption, exploitation and infinite economic extraction। तो इसमें कहा था कि देखिए, अगर हम, गांधी जी इसमें कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो अगर अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस अर्थ से चीज़ों को ले, यानी कि नेचर का इस्तेमाल करे, और भी जो अर्थ हमें दे रही है उसका अपने नीड के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करे, तो अर्थ उसके कोई नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन अगर वो अपने लालच के लिए जब इस अर्थ से, जैसे कि हम आजकल जो गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग देश हैं, लगे पड़े हैं कोल निकालने में, ऑयल निकालने में, तो ये अब क्या, ये ग्रीडीनेस। तो जो ग्रीडीनेस है उसके को ये हमारी अर्थ सेटिस्फाई नहीं करेगी। और यही किसने कहा था, ये हमारा जो कोट बोला है वो हमारा बोला है गांधी जी ने। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होंगे गांधी जी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं अब हम। ये हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, एक्सपेंड जीआईएस। तो ये एक फुल फॉर्म है जीआईएस की। इसमें आपसे ये पूछी जा सकती है पेपर में। तो जीआईएस क्या है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जीआईएस को भी देख लेते हैं।
तो GIS क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये एक कंप्यूटर सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है कैप्चरिंग एंड स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइजिंग, मैनेजमेंट एंड प्रेजेंट स्पाइटल और ज्योग्राफिक डाटा। ये एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हमारी इमेजेस को कैप्चर करता है, स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है, एनालाइज करता है, मैनेज करता है, प्रेजेंट स्पाइटल ज्योग्राफिकल डाटा को, ओवरलाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, अलग अलग डाटास को मतलब कि समझाने के लिए कि कहीं धरती प्लेन है, कहीं उसकी लेयर जो है वो ऊपर ग्रीन हो गई है लेकिन उसकी जो सतह है वो जो है अभी भी वो जैसे कि कुछ खुरदरी है, पहाड़ हैं। जैसे आप पहले लेयर 1 देखिए, टोपोग्राफी ट्रेन्स हैं, जो लेयर 2 है वो स्ट्रीट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा है, और जो लेयर 3 है वो लैंड यूसेज वेरिएशन। तो अलग-अलग जो लैंड्स के टाइप हैं उनकी हमें जानकारी देता है। साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, पॉलिसी मेकर इसका इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। और ये सारी चीज़ें हमारी किस में इस्तेमाल होती हैं? कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी हमारा ज्योग्राफिकल है। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये हमारा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर लीविंग समथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? जो हम हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ चीज़ें हम छोड़ के जा रहे हैं, और हम कुछ चीज़ें अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचाते हैं ताकि वो हो जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा रीसेटलमेंट। क्या बोला जाएगा उसे? रीसेटलमेंट नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा कुछ हद तक सही लग रहा है मुझे। रिहेबिलिटेशन, ये भी नहीं होगा। और म्यूचुअल डेवलपमेंट, ये नहीं होगा। तो हमारा जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है, ये हमारा ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा इसके लिए। तो हम अब देख लेते हैं इसके भी आंसर की स्लाइड। देखिए, ये रहा, मैंने ये इसमें लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिखाएगा। डिफाइंड ऑफिशियल द ब्रूडेंट लैंड Commission 1987 as a development that meets that need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own need। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जैसे इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और सोशल। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम कुछ कुछ चीज़ों को रिज़र्व करते हैं और कुछ कुछ चीज़ों को अपनी नीड के लिए इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं ताकि वो एक ही बारे में ख़त्म हो जाए। हम उसे सस्टेन करके रखना चाहते हैं, तो हम एक एक इको फ्रेंडली वे में उसका इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसमें यही बताने की कोशिश की है कि हम जो चीज़ें व्हाट इज़ द टर्म फॉर लिविंग समथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या बचाते हैं, यही हम बताने की कोशिश की है, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु कॉइन्ड द स्लोगन इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकोनॉमी फॉर द चिपको मूवमेंट? ये जो टर्म है इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकोनॉमी फॉर द चिपको मूवमेंट, ठीक है, ये जो कोट है वो किसने दिया था? चलिए देखते हैं इसका भी आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज सुंदरलाल भगुनी। भगुनी जो थे वॉज अ रिन्यूड गढ़वाली। ये एक गढ़वाली इन्वायरमेंटलिस्ट थे। एक पावरफुल स्लोगन दिया इन्होंने, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन। जो ये पेड़ों को काटने से एक शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन दे देगा, बट जो ये हमें लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक रुइन इंक्लूड डेविस्टेटिंग फ्लड्स एंड लैंडस्केप। और ये अगर हम जितने ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, हमारी लैंडस्लाइड्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फ्लड आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। चिपको मूवमेंट इफेक्टिवली यूटिलाइज ट्री हगिंग। और जो चिपको मूवमेंट हमारा हुआ था वो ट्री हगिंग से शुरू हुआ था। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, ये टेक्टिक थी ताकि जो सरकार है वो पेड़ों को ना काटे। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा सुंदरलाल भगोनी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो इन विच ईयर डिड द चर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर अकर? तो पहला ऑप्शन है 1986, 1979 एंड 1957 एंड 2012। तो चर्नोबिल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वो मिस
मिस होने के कारण, मतलब उसकी जो रोड्स हैं वो हैंडल्स ठीक से नहीं हुई, तो वो एक डिजास्टर्स की तरह हो गया। क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें दो तरह की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो जो हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन है, और जब ये अगर न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्टर ओवर कंट्रोल हो जाते हैं तो एक डिजास्टर्स ले आते हैं। इन इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1986 में, चेर्नोबिल रिमेन द वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर्स इन हिस्ट्री, टर्म ऑफ कोस्ट एंड casualties an event that fundamentally forced change in a global nuclear safety protocol। तो जो ये है चेर्नोबिल कहाँ पे है, वो हमारा यूक्रेन में है। और ये कब हुआ चेर्नोबिल वाला कांड, ये 1986 में हुआ। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए वाला जो आंसर होगा वो होगा 1986 में चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ था। कहाँ पे हुआ था, यूक्रेन में हुआ था। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ एडिशनल स्पीशीज फाउंड इन एन एक्टोन कॉल्ड। जो हम अपनी इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, जिसमें हम एडिशनल स्पीशीज जो हमें पाई जाती हैं एक्टोन को, उसे क्या कहा जाता है। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, पहले तो हम करेक्ट आंसर है वो ए वाला है, एज इफेक्ट। अब एज इफेक्ट होता क्या है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में जो कॉमन एरिया होता है उसे हम एक कॉमन जो है वो स्पीसीज रिचनेस जिसको बोलते हैं, वो एक्टॉन्स होते हैं। एन एक्टॉन इज अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। जैसा मैंने बोला, दो बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है, ग्रासलैंड्स हमारे अलग होते हैं, फॉरेस्ट हमारे अलग होते हैं। इनके बीच में जो म्यूचुअल ट्रांजिशन होता है वही हमारा एक्टॉन पार्ट कहलाता है। फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, लाइक इसके अंदर दोनों चीज होती हैं, फ्लोरा फोना फ्रॉम बोथ बॉर्डरिंग इकोसिस्टम है ये। इट रिलायबल सपोर्ट ग्रेटर वेराइटी एंड डेंसिटी ऑफ स्पीशीज। और ये हमारी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज को एक्वायर करके रखता है, ना कि कोई एक इंडिविजुअल सिस्टम है। ये एक सिस्टम है जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच का है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ द एडिशनल स्पीसीज फाउंड इन एन इकोसिस्टम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। क्योंकि ये दोनों की एज से कनेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम अपनी। व्हाट इज द मेथड ऑफ सिमुलेटेनियस इंटीग्रेशन, साइमल्टेनियस, एक मिनट, सॉरी फॉर द मिस pronunciation। what is the method of simultaneous integration of tree with agriculture crop called monoculture, agroforestry या silviculture या crop rotation। तो इसमें हमसे पूछा गया है, एक मेथड है साइमल इंटीग्रेशन करना ट्रीज का विद एग्रीकल्चर्स के साथ। तो इसका आंसर हम देखेंगे, देखिए इसको बोलते हैं एग्रोफोरेस्ट्री। देखिए कैसे, ये एक इसके कुछ इकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं कि जो पेड़ों के साथ साथ हम कुछ, जो खेती के साथ साथ हम कुछ पेड़ उगाते हैं, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो हैं वो बहुत नीचे तक जाते हैं। तो इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, तो ये सॉइल की जो उपज है उसको बढ़ा देते हैं। रिड्यूस सॉइल इरोजन, और सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा जकड़ के रखते हैं और इरोजन होने के लिए कम करते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब मिट्टी में, उसमें जो खेत है उसमें हम जितना पानी दे देते हैं और पानी बहने के कारण उसके जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चले जाते हैं, वही सॉइल इरोजन है। इंक्रीज लोकल बायोडाइवर्सिटी, और लोकल बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा देता है। वाटर क्वालिटी और मोनोकल्चर्स को बढ़ाता है यही। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। तो हमारा जो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, साइमल्टेनियसली इंटीग्रेशन ऑफ ट्री विद एग्रीकल्चर इज इस मेथड को क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। इसलिए इस जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपना। विच प्रोटोकॉल एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस बाय 5% बाय 2012। ये थोड़ा हमारा जीके और थोड़ा हमारा न्यूज़ वगैरह से है। तो कौन सा प्रोटोकॉल लेके आई थी सरकार 2012 में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के गैस को 5% कम करेगी। तो इस प्रोटोकॉल का नाम था काइटो प्रोटोकॉल, adapted in 1997, entering into a force 2005. It legally committed individualized notation to reduce GHG emission by an average of 5% below 1990
लेवल्स बाय द 2008-12 कमिटमेंट पीरियड। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स टाइप का होता है। देखिए, कायोटिक प्रोटोकॉल है, इसका क्या होता है टारगेट, वो ग्रीन हाउस को टारगेट करता है और ग्लोबल गोल है इसका कम्बीटिंग क्लाइमेट चेंज, और ये क्लाइमेट चेंज को रोकेगा। और बाकी जो हमारे ऑप्शन है जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन डिप्लीटेशन सब्सटेंस को होता है, और ये किसके लिए, इसका ग्लोबल गोल क्या है, हीलिंग द ओजोन लेयर। रियो डिक्लेरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो बोर्ड फ्रेमवर्क है इसका, उसको ये वो करता है। तो हमारा जो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, एक मिनट, पेन चेंज हो जाता है, इसमें हमारा होगा काइटो काइटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं अब हम अपनी। व्हाट इज द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू ट्रैप्ड हीट कोल्ड। जो अर्थ सरफेस का है वो वार्म रहता है क्योंकि वो हीट को ट्रैप कर लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, या थर्मल इफेक्ट, या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका आंसर हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए, जब भी हीट ट्रैप होती है अर्थ के अंदर तो इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कैसे होती है ये? स्टेप 1 होता है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन एंटर, जो सन की तरफ से वो आती हैं, ठीक है। आने के बाद वो क्या है कि शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन एंटर करती हैं, हीट फ्लो रिफ्लेक्ट, जो हीट है वो रिफ्लेक्ट करती है और लॉन्ग वेव आई इंफ्रारेड रेज को ऊपर की तरफ फेंकती है। तो ग्रीन हाउस गैस का जो एक वो बन जाती है लेयर, जो उन ग्रीन हाउस को हीट करने के बाद उसी में ट्रैप कर लेती है। तो यही हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है और ये हमारा अर्थ का टेम्परेचर को वार्म कर देता है। This is a natural process by which specific atmospheric gas trap heat, keeping the earth habitable. Human activities have artificially enhanced this mechanism, leading to the broader crisis of global warming. तो हमारा जो लेक्चर है वो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैं ये थोड़े छोटे छोटे लेक्चर्स इसलिए करा रहा हूँ जिससे आप कम समय में, क्योंकि मैं मेन से मेन इंपॉर्टेंट सीटेट के क्वेश्चन और ज़्यादा करा चुका हूँ, अब मैं तुमको थोड़े कुछ कोर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये इसलिए मैं थोड़े कम क्वेश्चन ला रहा हूँ जिससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो ईवीएस की। अब हमारे चैनल नॉलेज हब के साथ जुड़िए, और ये हमारी सीटेट ईवीएस बूस्टर सीरीज़ की 9th क्लास थी जो कि आज आपने देखी है, ठीक है। और